अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारी लेक्चर सीरीज जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में है उसका 13वां लेक्चर है। ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है ये 2 पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस लेक्चर की। स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल फाइंड आउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर टाइम ट्रेवल बाय द लाइट बीम। स्टूडेंट्स अभी जो हम कैलकुलेशंस करेंगे ये सारा थ्योरेटिकल काम था जो कि माइकलसन ने किया था इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले, और इसने थ्योरेटिकल नतीजा भी अखज़ कर लिया था जो कि इस एक्सपेरिमेंट का आना चाहिए था। तो अभी हम इसके एक्सपेरिमेंट और उसकी कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। Assumptions for the experiment: ether is at rest relative to sun and ether spinning motion is neglected for experiment. We will consider only orbital motion which is equal to 30 km per second. This is orbital motion of earth. Students इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले हम 2 बातें एज्यूम करते हैं। पहली बात यह है कि ईथर जो है वो रेस्ट पे है सूरज के लिहाज से, और ईथर हरकत नहीं कर रहा और इसकी अपनी वेलोसिटी 0 है। दूसरी बात ये एज्यूम करनी है हमने कि अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम अर्थ की स्पिनिंग को निगलेक्ट करेंगे, मतलब कि उसका जो स्पिन मोशन है उसको निगलेक्ट करेंगे। हम अर्थ की स्पिनिंग की वैल्यू को अपनी कैलकुलेशंस में शामिल नहीं करेंगे, जबकि हम सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की ऑर्बिटल हरकत जो कि सूरज के गिर्द है उसको कंसिडर करेंगे जो कि 30 किलोमीटर पर सेकंड है। और अगर हम ईथर के लिहाज से ज़मीन की रफ्तार मालूम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम ईथर को एक एब्सोल्यूट फ्रेम मान लेंगे, मतलब कि ऐसा फ्रेम जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, और फिर ईथर के लिहाज से हम हर चीज़ की वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है जो कि हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहा है, और ये हमारे पास एक मिरर है जो कि पार्शली सिल्वर्ड है, और ये लाइट को ट्रांसमिट भी करता है और उसको रिफ्लेक्ट भी करता है, और इसको M से हमने डिनोट किया है। और इधर हमारे पास एक और मिरर जिसको हमने M1 कहा है, और इस मिरर को हमने M2 कहा है। M1 और M2 जो है वो M मिरर से एक लेंथ L के डिस्टेंस पे है, इसको हमने L1 कहा है जबकि इसको हमने L2 कहा है। और स्टूडेंट्स ये M1 और M2 एक दूसरे के लिहाज से 90 डिग्री के एंगल पर हैं, और ये दोनों मिरर्स जो हैं ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं। और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर है और हमने ये कंसिडर किया है कि ये ज़मीन की वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ हरकत कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग ऐसे है कि ये हमारे पास लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स इस मिरर के साथ जब आके टकराएगी तो ये मिरर जो है उस लाइट के कुछ हिस्से को M1 की तरफ ट्रांसमिट कर देगा जबकि बाकी हिस्से को M2 की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा। तो लाइट बीम्स M1 और M2 से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद दोबारा M की तरफ आएंगी और M से होते हुए फिर इस टेलीस्कोप की तरफ आएंगी, और टेलीस्कोप के ऊपर फिर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। स्टूडेंट्स माइकलसन ने ये कंसिडर किया हुआ था कि चूँकि अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये ज़मीन की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो जब लाइट बीम M1 की तरफ जाएगी और M2 की तरफ जो जाएगी तो ये दोनों एक साथ वापस M तक नहीं पहुँच सकेगी। सो जिसकी वजह से M2 की जो लाइट बीम है वो पहले आई पीस की तरफ जाएगी जबकि M1 जो है वो बाद में जाएगी, तो जिसकी वजह से आई पीस के ऊपर हमें इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और इधर एक डार्क स्पॉट बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टूडेंट्स अपनी फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट करें कि C जो है ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और V को हम वेलोसिटी लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो स्टूडेंट्स जो लाइट बीम इस सोर्स से M तक आएगी और फिर M से मिरर M1 तक जाएगी, तो इस डिस्टेंस को हमने L कहा हुआ है। तो जब लाइट बीम मिरर M से M1 तक जाएगी, अब चूँकि ये होल सेटअप आगे को मूव कर रहा है तो जब लाइट बीम इधर पहुँचेगी तो मिरर M1 इधर नहीं होगा बल्कि ये थोड़ा सा आगे मूव कर चुका होगा विद वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली कुछ यूँ लिखेंगे कि सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट और T1 जो है ये टाइम है इस लाइट बीम को मिरर M से M1 तक आने के लिए। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा लेंथ L जो है वो इस मिरर M से M1 तक का डिस्टेंस है, प्लस VT1 वो लेंथ जो कि M1 फर्दर आगे कवर कर चुका है, L प्लस VT1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी है, तो इसमें से हम T1 के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CT1 माइनस VT1 इज़ इक्वल टू L, और T कॉमन है हमारे पास तो C माइनस V इंटू T1 इज़ इक्वल टू L। तो T1 इज़ इक्वल टू L डिवाइड बाय C माइनस V।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब चूंकि जब लाइट बीम M1 तक पहुंचेगी और फिर M1 तक पहुंचने के बाद M1 जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये वापस M की तरफ आएगी। अब चूंकि ये होल सेटअप मूव कर रहा है तो M जो है वो थोड़ा सा आगे मूव कर चुका होगा, तो लाइट बीम M को यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। तो उस लेंथ को हम कैसे लिखेंगे? सो फॉर CT2 इज़ इक्वल टू L माइनस VT2। L डिस्टेंस फ्रॉम मिरर M टू M1 और माइनस VT2 ये वो फासला है जो कि मिरर M आगे को ट्रेवल कर चुका है। तो L लेंथ में से हम इसको माइनस करेंगे। तो अगेन हम T2 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। CT2 प्लस VT2 इज़ इक्वल टू L। सो हमारे पास T2 इधर कॉमन है तो C प्लस V इंटू T2 इज़ इक्वल टू, तो T2 इज़ इक्वल टू L डिवाइड बाय C प्लस V। स्टूडेंट्स ये हमारे पास T2 की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास T1 की वैल्यू आई है और ये T2 की वैल्यू आई है। T1 वो वैल्यू जो कि लाइट बीम M1 से M से M1 तक का फासला तय करती है, तो उसके लिए T1 लेती है और फिर M से वापस M तक का जो फासला है उसको T2 में तय करती है। तो स्टूडेंट्स लाइट बीम को जाने और आने में टोटल कितना टाइम लगा तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम T1 T2 को आपस में ऐड करेंगे। तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा T इज़ इक्वल टू T1 प्लस T2। स्टूडेंट जैसे कि T1 बराबर है L डिवाइड बाई C माइनस V प्लस, और हमारे पास T2 की वैल्यू है L डिवाइड बाई C प्लस V। तो इन दोनों का हमें LCM लेना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा C प्लस V इंटू L प्लस C माइनस V इंटू L, तो डिवाइड में C स्क्वेयर माइनस V स्क्वेयर हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। तो L को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा हमारे पास CL प्लस VL प्लस CL माइनस VL। तो स्टूडेंट्स प्लस VL माइनस VL आपस में कैंसिल हो जाएगा और CL प्लस CL ये हमारे पास 2CL के बराबर आएंगे। तो डिवाइड में C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो इट इज़ इक्वल टू CL प्लस CL 2CL डिवाइड बाय C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके बराबर है? टाइम, इसको T1 कह देते हैं। टाइम 1 इट इज़ द एडिशन ऑफ 2 टाइम्स T1 प्लस T2। तो हम उसको T से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको T1 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स अभी ऐसा करते हैं कि इस C को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2CL डिवाइड बाय C स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो अंदर इसकी जगह 1 माइनस V के साथ फिर C को डिवाइड करना पड़ेगा C स्क्वायर। तो ये C इस C से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2L डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2L डिवाइड बाई C। इस इक्वेशन को मैं ऊपर ले जाता हूँ ब्रैकेट को, तो आ जाएगा 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर पावर माइनस 1। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ T। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास V है वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये C से बहुत छोटा है, मतलब कि V इज़ मच स्मॉलर देन C। तो स्टूडेंट जब हमारे पास अब ऐसी कंडीशन आई है तो अभी हम इसके ऊपर बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे। जब हम इसके ऊपर बायनॉमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ हायर टर्म्स भी आएंगी। तो हम ऐसा करेंगे, जो हमारे पास हायर टर्म्स होंगी हम उनको निगलेक्ट कर देंगे। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? वी विल गेट T1 इज़ इक्वल टू 2L डिवाइड बाई C इंटू 1 प्लस V स्क्वेयर डिवाइड बाई C स्क्वेयर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल वैल्यू ऑफ T1 ये आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अभी हम ऐसा करेंगे कि अभी हम उस बीम के लिए अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे जो बीम M से M2 की तरफ जाती है। तो स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट लाइट बीम की तरह जो कि M से M1 की तरफ जिसने ट्रैवल किया था और फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई थी, उसी तरह हमारी जो सेकंड बीम है उसको भी M से M2 की तरफ भी ट्रैवल करना पड़ेगा। अब चूंकि हमारा जो होल सेटअप है ये एक वेलोसिटी v के साथ राइट साइड को आगे मूव कर रहा है, तो जिसकी वजह से जब लाइट बीम जो है M2 तक पहुंचेगी तो सेटअप की वेलोसिटी की वजह से M2 है तो जो है वो थोड़ा आगे को मूव कर चुका होगा, जिसकी वजह से ये जो लाइट बीम है उसको एक टिल्टेड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब लाइट बीम M2 के साथ टकराएगी तो उसी टाइम के दौरान ये जो M है ये भी आगे को मूव कर चुका होगा, और जब लाइट बीम M2 से वापस M की तरफ आएगी तो ये जो M है ये थोड़ा और आगे को मूव कर चुका होगा, जिसकी वजह से
जो लाइट बीम उसको अगेन एक और टिल्टेड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है। तो इस ट्रायंगल को हमने एक बार लिया है और ये T3 हमने टाइम लिया है, वो टाइम जो स्पीड ऑफ लाइट जो लाइट बीम जो है वो ट्रेवल करती है मिरर M से M2 तक, और ये L जो है ये वो डिस्टेंस है जो कि M2 और M के दरमियान है, और VT3 ये जितना मिरर M2 आगे को मूव करते हैं उसको हमने VT3 का नाम दिया है। तो स्टूडेंट्स अभी इन वैल्यूज से हम अपने T3 को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, तो इस वजह से अभी इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो आप सब जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू जो है वो बराबर होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम है। अभी इस थ्योरम में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है CT3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है VT3 इसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास L, तो इधर हम लेते हैं L का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब चूंकि हमारी जो हमने T3 के लिए अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, तो T3 के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा CT3 का स्क्वायर, VT3 को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस VT3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर्स को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा C स्क्वायर T3 माइनस V स्क्वायर T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास T3 स्क्वायर कॉमन है इधर भी और इधर भी, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर और T3 का स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा और इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब चूंकि हमने T3 के लिए वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, तो T3 को अकेला करेंगे, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा T3 का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइड बाय C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास T3 की वैल्यू आ गई है। T3 वो टाइम है जो कि सेकंड लाइट बीम जो है मिरर M से M2 तक तय करती है, तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। अभी लाइट बीम M2 से जब वापस M तक आएगी तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास T3 की ये वैल्यू आ गई है। अभी T3 के ऊपर भी स्क्वायर है और L के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि स्क्वायर को ख़त्म करें। सो वी विल गेट T3 इज़ इक्वल टू L डिवाइड बाय C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ T3। तो T3 वो वैल्यू है जो कि ये जो सेकेंड बीम है ये M2 तक जाने तक लेती है। तो स्टूडेंट्स अभी हम ये जो सेकंड बीम जो कि M2 तक पहुंची है, वो अभी जब वापस आएगी दोबारा, तो तब तक ये जो M है ये थोड़ा आगे को मूव कर चुका होगा, जिसकी वजह से सेकंड बीम को अगेन एक टिल्टेड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि अगेन इधर एक और ट्रायंगल बनेगी। तो T4 को फाइंड करने के लिए हम दोबारा इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इस शेप की ट्रायंगल बनेगी। तो स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल को फर्दर सॉल्व करने के लिए अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस, जैसे कि हमें इसका फार्मूला पता है, तो फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फार्मूला बराबर है CT4 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस है हमारे पास VT4 का स्क्वायर प्लस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बराबर है L का स्क्वायर। तो T4 हमने फाइंड करना है, तो T4 की वैल्यूज़ को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो ये आ जाएगा CT4 स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा VT4 का स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा CT स्क्वायर T4 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर T4 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस साइड पे T4 स्क्वायर और T4 स्क्वायर ये दोनों कॉमन हैं, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इंटू T4 का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स T4 को हम अकेला करते हैं, तो T4 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइड बाय ये साइड इधर डिवाइड होकर इधर आ जाएगी, तो C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा T4 इज इक्वल टू L डिवाइड बाय स्क्वायर रूट C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स T4 हमारे पास वो टाइम है जो कि सेकेंड बीम जो M2 तक पहुँची हुई थी, वो M2 से वापस M तक आने में लेती है। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास T3 की वैल्यू भी आ चुकी है और T4 की वैल्यू भी आ चुकी है। सो टोटल टाइम जो कि
बीम 2 लेती है मिरर M से M2 तक जाने में और फिर वापस आने में, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उस टाइम को हम कैपिटल T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो बराबर है T3 प्लस T4। सो T2 इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स T3 हमारे पास बराबर है L डिवाइड बाय अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, L डिवाइड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस, और T4 हमारे पास बराबर है L डिवाइड बाय स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स अभी हम इनका एलसीएम लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास बेसिस सेम है तो हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और ऊपर L प्लस L, तो हमारे पास आ जाएगा 2L डिवाइड बाय स्क्वायर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इधर से हम जो हमारे पास सी स्क्वायर है इसको हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 2L डिवाइड बाय सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये हमारे पास T2। तो सी स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा T2 इज़ इक्वल टू 2L डिवाइड बाय C अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अपनी इस कैलकुलेशन को हम इधर आगे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि T2 इज़ इक्वल टू 2L डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पावर -1/2। तो स्टूडेंट्स हमने इधर स्क्वायर रूट की जगह इसकी पावर 1/2 लिखा और फिर उसको ऊपर लेके तो हमारे पास इसकी पावर माइनस हो गई, तो हमारे पास T2 की ये फाइनल वैल्यू आ गई। अब चूँकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि V जो है वेलोसिटी ऑफ अर्थ वो मच स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो अगेन इधर हम बायनॉर्मल थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से जो हाई टर्म्स होंगे हम उनको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बच जाएगा वो बराबर होगा T2 इज़ इक्वल टू 2L डिवाइड बाई C इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2C स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर में हम T1 को भी कैलकुलेट कर चुके हैं और T2 को भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अभी हम जो हमारी फर्दर आगे बाकी कैलकुलेशंस हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।